स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके अंडर हमने किया था कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं और कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स होते हैं। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में आते हैं इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। और enantiomers, they have the same physical and chemical properties. Same physical properties means they have same melting point, boiling point and solubilities, etc. And chemical properties means they react in a similar way with some chemical, with some compound. सेम रिएक्शन उनका होता है। नाउ हाउ दे डू दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। इनेंशियोमर्स दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन द वे दे इंटरेक्ट विद द प्लेन पोलराइज लाइट। कहीं ना कहीं तो इनको डिफ़र होना ही है, तो किस मैनर में ये एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं, वो डिफ़र करते हैं कि किस तरह से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। यू नो दैट जो लाइट होती है इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे ऑसिलेट इन ऑल द प्लेन्स, सभी प्लेन्स में ये ऑसिलेट कर रही होती है। बट जब हम इस नॉर्मल लाइट को, जैसे ये एक नॉर्मल लाइट है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये दे आर ऑसिलेटिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। बट जब हम इसको, इस नॉर्मल लाइट को किसी पोलराइज़र, ये एक लेंस होता है, इट कैन बी मेड अप ऑफ निकोल प्रिज्म, जब हम इस नॉर्मल लाइट को पास करते हैं किसी पोलराइज़र से तो सभी प्लेन्स में कट जाती है लाइट एक्सेप्ट इन वन प्लेन। तो जो लाइट जिसमें इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ एक प्लेन में ऑसिलेट करती हैं उस लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये हम करेंगे इनेंशियोमर्स में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इनेंशियोमर्स दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द वे दे इंटरेक्ट विद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये ऑब्ज़र्व किया गया कि कुछ नेचुरल कंपाउंड्स थे, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कुछ कंपाउंड्स राइट हैंड साइड मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे और कुछ कंपाउंड्स लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, और कुछ कंपाउंड्स रोटेट ही नहीं कर रहे थे, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनचेंज, उसकी जो डायरेक्शन है वो अनचेंज रह रही थी। तो सच कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट either towards right or towards left, they are called as optically active compounds। और कुछ कंपाउंड्स जो नहीं रोटेट करते थे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, दे वर कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड्स होंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अफेक्ट नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लेन पोलराइज लाइट पर। तो अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी किस वजह से जनरेट होती है, तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि कुछ एसिमेट्री होती है उन मॉलिक्यूल्स में जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कुछ एसिमेट्री एलिमेंट होता है। मींस एसिमेट्री मींस कुछ कायरलिटी वर्ड का मीनिंग ही एसिमेट्री है। तो वो कोई एसिमेट्रिक सेंटर भी हो सकता है जिसको हम कायरलिटी सेंटर भी हो सकता है वो। अब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कायरलिटी सेंटर एक कार्बन एटम की वजह से जनरेट होता है। और कौन सा कार्बन एटम वो जनरली होता है, विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उस कार्बन एटम के ऊपर सभी के सभी ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। ये आपको पता ही होगा क्योंकि अभी तक हमने सभी क्लासेस में पढ़ा ही है इसके बारे में। तो this ability to rotate the plane of polarized light is attributable to some asymmetry that existed in the molecule, और ये molecular asymmetry is due to one or more chirality center। जैसे हमने एक फिगर बनाई है यहाँ पर कि ये एक नॉर्मल लाइट है, जब हम इसको पोलराइज़र के थ्रू मूव करेंगे तो जो लाइट अमर्ज आउट होगी वो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, जिसमें सिर्फ एक ही प्लेन में लाइट ऑसिलेट हो रही है। और जब हम इस लाइट को एक किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, वो कंपाउंड जो इसको रोटेट कर सकता है, उसके थ्रू पास करेंगे तो जो
एनालाइजर में हम इसको, एनालाइजर इज अनदर लेंस जहाँ पर हमने इसको व्यू करना है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो जो अमर्जिंग लाइट होगी दैट इज रोटेटेड, वो रोटेट हो जाएगी बाय सर्टेन एंगल। तो आइदर टुवर्ड्स, कुछ कंपाउंड्स राइट हैंड साइड को उसको रोटेट कर देंगे और कुछ लेफ्ट हैंड साइड को उसको रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये एक ट्यूब है, दिस इज़ द सैम्पल ट्यूब जिसमें हमारा कायरल कंपाउंड होता है। और इसमें हम जनरली कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं। सॉल्वेंट वो होना चाहिए जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, मीन्स उस पर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। जो सॉल्वेंट लेंगे हम, उसमें हम वो कंपाउंड डालेंगे जो कि कायरल होगा। तो जो सॉल्वेंट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, और जो कंपाउंड है, हमने किसी अननोन कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करना है, तो अब हमने देखना है क्या वो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो हम इस सैम्पल ट्यूब में उसको डालेंगे, बट सॉल्वेंट टेकन शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। कई बार हम एम्प्टी भी ले लेते हैं, एम्प्टी ट्यूब को, इस सैम्पल ट्यूब को हम खाली भी रखते हैं अगर हमारा प्रोवाइडेड की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिक्विड स्टेट में है ऑलरेडी। तो जो सॉल्वेंट्स हम जनरली यूज़ करते हैं इसमें, दे आर इथेनॉल एंड chloroform and ethanol, they are generally used as solvent in this sample tube. अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, दे कैन बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी इफ दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एंड दे कैन बी लीवोरोटेटरी इफ दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये स्टडी करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, इस इंस्ट्रूमेंट को हम पोलैरीमीटर कहते हैं। अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो किस तरह से है, यहाँ पर हम एक लाइट सोर्स लेते हैं, जनरली हम सोडियम लैम्प लेते हैं, उसकी डी लाइन लेते हैं जिसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर होती है। और जिस लाइट में सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट यूज़ हो, उस लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यूज़ हो रही है। तो डी लाइन भी इसको हम बोलते हैं सोडियम डी लाइन, और सोडियम आर्क लैम्प से लाइट एमर्ज हुई, बट इस वेवलेंथ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं विच ऑसिलेट इन ऑल द डायरेक्शंस। देन दिस light is passed through a polarizer, then light which emerges out has its electromagnetic waves only oscillating in only one plane. इसको हम सैम्पल ट्यूब से पास करेंगे, और उस सैम्पल ट्यूब में पहले या तो हम सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट लेंगे या फिर एम्प्टी सैम्पल ट्यूब के थ्रू इसको पास करेंगे, और फिर यहाँ से कुछ लाइट अमर्ज होगी। अब यहाँ पर आपने समझना, अभी नहीं ये रोटेट, मतलब अभी ये रोटेट नहीं हुई है अभी। अब हम यहाँ पर एनालाइज़र में हम इसको व्यू करेंगे, ये जो लाइट अमर्ज हो रही है हम इसको एनालाइज़र से देखेंगे। हम क्या करेंगे कि एनालाइज़र में को यहाँ पर एक डायल लगा होता है, एनालाइज़र में एक डायल लगा होता है कि जिसमें कुछ डिग्रीज बनी होती हैं। जो लाइट यहाँ से आ रही है, अमर्ज हो रही है, हम उसको एनालाइज़र को रोटेट करेंगे, हम इसको रोटेट कर देंगे, और एक स्टेज आ जाएगी कि यहाँ पर हमें कोई लाइट नहीं दिखाई देगी। जब हमारे पास टोटल डार्कनेस हो जाएगी तो हम देखेंगे कि जो हमारा एनालाइज़र है वो पोलराइज़र के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया है। मतलब वो अगर पोलराइज़र वर्टिकल डायरेक्शन में है इस तरह से, तो वो एनालाइज़र बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर हो गया है। इस टाइम कोई यहाँ पर लाइट हमें नहीं दिखेगी। जब टोटल डार्कनेस हो जाएगी मीन्स योर एनालाइज़र इज़ परपेंडिकुलर टू द पोलराइज़र। अब इसके बाद अब हम इस सैम्पल ट्यूब में जिस कंपाउंड की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टडी करना है, इस सैम्पल ट्यूब में हम उसको डाल देंगे। अब अगेन यहाँ पर हमें फिर से कुछ लाइट ऑब्जर्व होगी, लाइट निकलेगी यहाँ पर, और उस लाइट का जो एंगल होगा वो थोड़ा सा रोटेटेड होगा। अब वो रोटेटेड लाइट होगी, वो जो प्लेन पोलराइज लाइट थी उसका एंगल कुछ डिफर हो जाएगा। अब अगेन हम यहाँ पर वो लाइट फिर से देख लेंगे। हमने तो टोटल डार्कनेस कर दी थी यहाँ पर, बट अगेन यहाँ पर अब हम लाइट देख पा रहे हैं। अगेन हम इस एनालाइज़र को रोटेट करेंगे बाय सम डिग्रीज। अगेन वहाँ तक हम रोटेट करेंगे जहाँ पर अगेन हमें टोटल डार्कनेस दिखे। तो अब हम उस एंगल को ऑब्जर्व करेंगे कि किस एंगल से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कंपाउंड ने रोटेट किया है, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड रोटेशन।
अब हर कंपाउंड का एक अपना रोटेशन होगा और ये डिपेंड करेगा, जो ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन है ये डिपेंड करेगा कि कितना हमने कंसंट्रेशन ली है यहाँ पर। ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस सैंपल ट्यूब, ग्रेटर विल बी द रोटेशन। तो अब हमने एक कुछ स्पेसिफिक तो लेना पड़ेगा कि अगर हम ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो ज़्यादा रोटेशन हो जाएगी, अगर हम कम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो कम रोटेशन होगी। तो अब हमें कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि हर कंपाउंड कितना रोटेट कर रहा है, तो हमें उसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेट कंसंट्रेशन हमें लेनी पड़ेगी। तो हम जनरली क्या करते हैं, 1 ग्राम हम सैंपल लेते हैं, 1 ग्राम हम कंपाउंड लेते हैं जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी करनी है और उसको हम 1 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं। और इस ट्यूब की जो लेंथ है वो हम फिक्स कर देते हैं कि 1 डेसीमीटर ही रहेगी। 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड डिज़ोल्व्ड पर ml ऑफ द सॉल्वेंट विच इज़ टेकन इन 1 डेसीमीटर लेंथ ऑफ दिस ट्यूब। और टेम्परेचर भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जो टेम्परेचर हम लेते हैं दैट इज़ जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम वेवलेंथ तो हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दी है कि 589 नैनोमीटर वेवलेंथ है। तो अब हमने चीज़ें स्पेसिफाई कर दी है, तो अब हमारे पास जो हर कंपाउंड है, हर कंपाउंड की एक स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगी एंड दैट रोटेशन इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है ना, कि अब हर कंपाउंड, जब हम हर एक अलग अलग कंपाउंड का 1 ग्राम लेंगे, उसको 1 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर रोटेशन देगा एंड दैट रोटेशन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन। ऑब्जर्व्ड रोटेशन अलग है, ठीक है, एंड स्पेसिफिक रोटेशन it is the number of degree of rotations caused by the solution of 1 gram of the compound dissolved per ml of the solvent in a sample tube of 1 decimeter long at a specified temperatures 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वेवलेंथ ऑफ 589 नैनोमीटर। तो यहाँ से हम इसका जो फॉर्मूला है जिससे हम डेजिग्नेट करते हैं इसे, दैट इज दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन taken in square brackets. This is the lambda, which is the wavelength of light used. T is the temperature and is equal to observed rotation divided by length of the decimeter tube into concentration of the sample, जो हमने कंपाउंड लिया उसकी concentration। तो हर कंपाउंड की एक अपनी स्पेसिफिक रोटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक सैंपल लिया है, कंपाउंड लिया है R2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन आई है +5.75 डिग्रीज। अब ये हुआ एक आइसोमर, मीन्स ये एक इनेंशियोमर है। जो दूसरा होगा, जो इसका मिरर इमेज है, जो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज होगा, ये है, ये बिल्कुल सिमिलर है इस कंपाउंड के। हर फिजिकल प्रॉपर्टी में, हर केमिकल प्रॉपर्टी में दे आर similar to each other, but how they differ from each other? They differ from each other in their optical activity, कि किस डायरेक्शन में ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहे हैं। तो इसकी आई -5.75। तो एक इनेंशियोमर उसको राइट हैंड साइड को रोटेट कर रहा है और एक इनेंशियोमर उसको लेफ्ट हैंड साइड को रोटेट कर रहा है। वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सो अदर विल डेफिनेटली बी लिवो रोटेटरी। हम पता कर सकते हैं कि अगर हमें स्पेसिफिक रोटेशन एक कंपाउंड की पता चल गई है, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो हमें पता लग गया कि नेक्स्ट वाला जो दूसरा आइसोमर होगा, जो इसकी मिरर इमेज है, वो डेफिनेटली ही लिवो रोटेटरी रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्लस और माइनस हैं, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल भी हम जिसको लिखते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस आर एंड एस, दे आर द कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इनको ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो आर कंपाउंड है वो प्लस ही होगा, आर कंपाउंड कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। उसी तरह से जो एस कंपाउंड है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। दीज आर जस्ट द कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव नथिंग टू डू विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। तो अब हम लेते हैं, अब अगर मान लो हम इक्वल क्वांटिटी ले लेते हैं दो इनेंशियोमर्स की, हमने मान लो 50 ग्राम्स हमने एक इनेंशियोमर का लिया, 50 ग्राम्स ही हमने दूसरे इनेंशियोमर का लिया, क्या कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी? नो, क्योंकि जितना हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, जितने कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड को रोटेट करेंगे, उतने ही जो
कंपाउंड्स 50 ग्राम है, दूसरा आइसोमर वो उतना ही उसको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा, जिससे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी रोटेशन कैंसिल हो जाएगी। तो सच इक्वल मिक्सचर ऑफ द इनेंशियोमर्स इज कॉल्ड अ रेसिमिक मिक्सचर, और हम इसको प्लस माइनस से डिनोट करते हैं और DL से भी डिनोट करते हैं। स्मॉल d एंड स्मॉल l दे आर फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी, और इस d को हम प्लस भी लिख सकते हैं और इसको माइनस भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारा कोई रेसिमिक मिक्सचर है तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस, या हम इस तरह से लिख लेंगे d एंड l। तो ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर, और इसको रेसिमेट भी कहते हैं और इसको रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। अ mixture of equal amounts of a pair of enantiomers is called racemic mixture or racemate or racemic modification. They are always optically inactive. अब एक कैपिटल D और एक कैपिटल L भी होता है। Again, they have nothing to do with this small d and small l. A capital D compound can be small d, a capital D compound can be small l. ये these are just the configurations. ये आगे करेंगे अगर कहीं होगा नेक्स्ट सिलेबस में, कैपिटल D कैपिटल L, दीज आर कॉन्फ़िगरेशंस। इसके बाद अब हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हमने कर लिया। इसके बाद अब हम करेंगे कौन से कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं आइसोमर्स विद द वन कायरलिटी सेंटर। Isomers with the one chirality center. A compound with an sp3 hybridized carbon bonded to 4 different groups is called chirality center. For example, हमने यहाँ पर लिया है 2-bromobutane का एग्जाम्पल है, जिसमें जो ये कार्बन एटम है विच इज़ मार्क्ड एज स्टार, इट इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक ब्रोमो है, एक हाइड्रोजन एटम है। तो जब इस तरह का हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें इस तरह का कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच्ड है, तो वो कार्बन और वो मॉलिक्यूल हमेशा एसिमेट्रिक होता है, मतलब उसमें कहीं से भी कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, कहीं से भी हम उसमें कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो उसको इक्वली ऑपोजिट हाफ्स में डिवाइड कर दे और ईच हाफ इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द और एग्जैक्टली लाइक द अदर हाफ। तो हम जब यहाँ पर एक मिरर पुट करेंगे तो जो मिरर में इमेज आएगी ये H विल बी, ये जो H होगा, ये जो हैश्ड लाइन से H हमने बनाया है दैट इज़ नियरर टू दिस। मिरर इमेज में हमेशा ये वाला ग्रुप नियर होगा और ये वाला एटम नियर होगा, और ये वाला जो इथाइल ग्रुप है इट इज़ फार। तो जब हम मिरर बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, तो ये इस तरह की इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो ये जो 2 कंपाउंड्स हैं दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। ये जो मिरर इमेजेस हमने बनाई हैं दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ये, एंड दीज आर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स, जो अभी हमने पढ़े। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करते हैं, मीन्स अगर एक डेक्स्ट्रो रहेगा तो दूसरा लिवो रोटेटरी रहेगा। sp2 and sp hybridized carbons cannot be chirality centers because they cannot have 4 groups attached to them. Obviously कि sp2 hybridized और sp hybridized में 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं हो सकते, तो वो chirality और asymmetry उसमें नहीं होगी, तो they are achiral compounds. Chiral molecules does not have a plane of symmetry. A plane of symmetry is the plane that cuts a molecule into 2 halves, each of which is the mirror image of the other. And a molecule or object that contains a plane of symmetry is said to be achiral. मीन जिसमें सिमेट्री है, जिसको हम एग्जैक्टली इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं और कट कर सकते हैं, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता है और उसको हम एकाइरल बोलते हैं, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देन an achiral compound cannot have enantiomers and they can be सुपर इम्पोज्ड। जो उनकी मिरर इमेज होगी वो कोई अलग कंपाउंड नहीं होगा, वो दोनों ही आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे एंड दे कैन बी सुपर इम्पोज्ड, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि किस तरह से हमारे डिफरेंट फार्मूलाज से हम इन इनएंशियोमर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे आर सो मैनी डिफरेंट फार्मूलाज, क्योंकि बुक्स में कभी पर्सपेक्टिव फार्मूलाज बनाए होंगे, कभी फ्लाइंग वेज फार्मूला बनाए होंगे, कभी फिशर फार्मूला बनाए होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला है और कैसी इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी इन द थ्री डायमेंशनल। जब हम थ्री डायमेंशनल प्लेन में इसको देखेंगे तो किस तरह से ये लगेगा। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।